इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो देखो हमारे पास मान लो यहाँ पर इस तरीके से एक वायर में कोई करंट है और वायर में करंट होता है तो हम क्या जानते हैं, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लूप बना लूँ, है ना, इस तरीके से अगर एक लूप बना लूँ, इस लूप के अलोंग मुझे कुछ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बी होगा, यहाँ पर इस तरीके से बी होगा, है ना, इस तरीके से बी की वैल्यू आएगी। राइट हैंड रूल से आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट डी एल। इसका अगर मैं क्लोज्ड लूप में, कंप्लीट लूप में इस तरीके से इंटीग्रल कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती थी, म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड, और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, आई के बराबर। ठीक, यहाँ पर सारी चीज़ें सही थी। अब यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, तो यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो जाने लगता है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और इस पे आ जाएगा माइनस क्यू, और यहाँ पर फिर से हमारे पास वही सेम करंट है। अगर मैं सेम लूप यहाँ पर बना करके देखूँ या फिर यहाँ पे मैं कोई ऐसी डिवाइस ला के रखूँ जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड बता पाए, तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए या नहीं? क्योंकि यहाँ पर से तो देखो इस तरीके से हमारे पास चार्ज पास हो रहा है, यहाँ पर कोई चार्ज पास नहीं हो रहा है। तो क्या इस जगह पे अगर मैं इस तरीके से एक लूप बना दूँ ऐसे, क्या मुझे यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा? यहाँ पर कोई करंट नहीं है, जो चार्ज के कारण करंट जाता है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। वो सेम ही हमको नेचर में देखने को मिलता है इस तरीके से, यहाँ पे भी वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है? तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है क्या? ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ करंट है, करंट होने के कारण यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह सकती, यहाँ पे चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा। यहाँ पे भी देखो करंट है तो ये वाला चार्ज नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इन दोनों चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अब वो एक टाइम का फंक्शन है, वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ई टी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि आई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, और उसी यहाँ पर फिर उसको हम इक्वेट करते बोल देते हैं कि यार यहाँ पे आप मान लो कि हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो हमारे पास एक्चुअली ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, इसकी जगह यहाँ पे हमें करंट लिखने की बजाय हमें जो चीज़ लिखनी होगी, इसको हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन, और प्लस आई ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है हमारा कंडक्शन। कंडक्शन क्या चीज़ का? हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये है डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज, अब इस बीच में हमारे पास एक्चुअली आई सी की वैल्यू जीरो हो जाती है, आई सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आई डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और आप एक्चुअली देखोगे अगर यहाँ पे कुछ करंट था तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आती है वो आई के ही बराबर आ जाती है, दिस बिकम्स आई के बराबर। तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं वो किस तरीके से आएगी। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है आई डी, उसकी क्या वैल्यू होती है? वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी इंटू फाई ई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट क्या है? हमारा जो भी एप्सिलॉन होता है यहाँ पे, है ना, और हमारे पास फाई ई क्या चीज़ है? फाई ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या यहाँ पर एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है? एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है, कैपेसिटर तो फिक्स है, तो एरिया को हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ना। पहले तो फाई ई की वैल्यू लिख देते हैं, फाई ई इज इक्वल टू एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाई डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी। और एक बात बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू बाय सी। क्यू इज इक्वल टू सी होता है ना, तो इसको मैं लिख दूँगा V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी, और हमारे पास ऑलरेडी एक D यहाँ पर ये इस तरीके से लगा हुआ है। जैसे ही आप ये सारी की सारी यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? D अपॉन डी टी ऑफ फाई ई की वैल्यू आ जाती है एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है Q अपॉन सी डी, इस तरीके से। और यहाँ पर देखो ए सी डी सब कुछ कांस्टेंट है, तो इनको आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सी डी,
मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू अपॉन डी टी। अब एक बात बताओ, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला दिख रहा है? क्या ये कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं होती किसी भी इस तरीके की ज्योमेट्री के लिए? यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस अपॉन कैपेसिटेंस इनटू डी क्यू अपॉन डी टी। और यहाँ से ये कैपेसिटर से कैपेसिटर कट जाएगा। डी क्यू बाई डी टी क्या है? हमारे पास चार्ज के चेंज होने की रेट क्या है? यहाँ पर जो करंट आ रहा था वही तो है। दिस इज इक्वल टू आई। यहाँ से हमें पता चल जाता है इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो करंट आ रहा था वही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दिस इम्प्लॉइज आई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आई इन दिस पर्टिकुलर केस। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है, हमेशा ये इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। The displacement current of 4.425 microampere is developed in the space between plates of parallel plate capacitor when voltage is changing at a rate of 10 to the power 6 volt per second. The area of each plate of the capacitor is 40 square centimeter. The distance between each plate of the capacitor is x into 10 to the power minus 3 meter. The value of x is straightforward formula based question है। अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता है, सबसे पहली चीज़ तो आई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है? वो होती है एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ फाई ई अपॉन डी टी, राइट। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। हम मान के चल रहे हैं दोनों आपस में इस तरीके से सेम एंगल की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को एकदम परपेंडिकुलर तरीके से काट रहा होगा तो एरिया का भी डायरेक्शन ही हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ही हो जाता है। आप सीधे सीधे वहाँ पर इस तरीके की चीज़ लिख सकते हो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम ये मान के ही चलते हैं, ठीक है। और हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? V डिवाइडेड बाई डी। अगर हमारे पास कोई इस तरीके से कैपेसिटर है तो हम ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब सब कुछ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन बची है तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 8। कैसे आया देखते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन हमारा जो वोल्टेज है वो टाइम वेरिंग है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 रेज़ टू पावर 6 वोल्ट पर सेकंड। तो देखो हमारे पास फाई ई की जगह आप लिख दोगे ई ए, ई की जगह लिख दोगे वी बाई डी। तो यहाँ पर एरिया और डी तो कांस्टेंट है, उनको मैं बाहर निकाल सकता हूँ या फिर स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई ई। फाई ई की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी टाइम्स एरिया। यहाँ पर हमारे पास ए एंड डी आर कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी इंटू डी वी अपॉन डी टी। क्या ये डी वी बाई डी टी की वैल्यू मुझे डायरेक्टली दी हुई है? एप्सिलॉन नॉट मुझे पता है, एरिया मुझे पता है, करंट भी मुझे दिया हुआ है। अब मुझे खाली वैल्यूज़ रखते जाना है। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू मुझे दी हुई है 4.425 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पे दी हुई है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है? मुझे प्लेट्स का कुछ एरिया दिया है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको आपको लिखना है 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 करना मत भूलना, क्योंकि स्क्वायर सेंटीमीटर को हमको ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस d और dv बाई dt की वैल्यू दी हुई है मुझे 10 रेज़ टू पावर 6। यहाँ पर देखो इतनी अच्छी वैल्यूज़ हैं, ये इस तरीके से कट जाता है 2 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 और 10 रेज़ टू पावर 6, ये भी सारे के सारे आपस में इस तरीके से कट जाएंगे। हमारे पास डिस्टेंस d की जो वैल्यू आने वाली है, डिस्टेंस d की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 40 हो जाता है 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। हमसे पूछा है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर के टर्म्स में, तो d इज इक्वल टू 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मीटर। और यहाँ से हमारे पास 8 करेक्ट आंसर आ जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो। डिस्प्लेसमेंट करंट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा इस तरीके से। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज आता है तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स आ जाएंगे।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट होता है? नहीं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो ऐसा बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू मुझे दे दी गई, मान लो k टाइम्स टी स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन दिया जा सकता है। कैसे आया होगा? यहाँ पे कुछ करंट रहा होगा, उसके कारण यहाँ पे कुछ चार्ज इकट्ठा होता होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज के कारण पोटेंशियल आता होगा कैपेसिटर के हिसाब से। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, ये हमें फंक्शन दे दिया गया है। ऑलराइट, हमको पता करना है, क्या पता करना है कि भाई ये जो वायर है उसके एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा। पहली चीज़ तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पर जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता था ना इस तरीके से लूप में, उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। उसका मैग्नीट्यूड खाली हमें चेक करना है। तो देखो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से रिंग बनाऊंगा ऐसी, है ना। इस रिंग में आपको यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, अपना करंट के डायरेक्शन में ऐसे करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास B। सिमिलरली यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा हमारे पास B, यहाँ पर इधर की तरफ आएगा B। इस तरीके से ये हमारे पास है रेडियस R। तो अब वो एक क्लोज्ड लूप है, उस लूप पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। हमारे पास क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रल क्लोज्ड लूप में B डॉट डी एल इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू अंदर करंट एनक्लोज है ना, तो हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई डी प्लस आई सी। एक बात बताओ, यहाँ पर क्योंकि सिमेट्री है ना, इन सभी को आप देखोगे तो वो सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, और कैपेसिटर में तो हम मान के चलते हैं प्लेट्स बहुत बड़ी है तो कोई और इफेक्ट नहीं आएगा। सब जगह बी की वैल्यू कांस्टेंट मुझे देखने को मिल रही है, और इस जगह पे b की वैल्यू आप इंटीग्रल से बाहर निकाल दो, फिर इन सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से dl लोगे, सबको इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास यही वाली लेंथ आ जाएगी जिसकी वैल्यू कितनी है? 2πr के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा आने वाला है b इंटू 2πr इस तरीके से। ठीक है, अंदर देखते हैं हमारे पास क्या हो रहा है। अंदर मेरे पास है id प्लस ic, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये है कंडक्शन वाला करंट। पहली चीज़ तो यहाँ पर कोई भी चार्ज इस तरीके से मूव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ IC इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसा क्यों लिख दिया हमने? नो चार्ज फ्लोइंग, नो क्यू फ्लो। ठीक, ID को आप किस तरीके से लिख सकते हो? देखो यहाँ पर म्यू नॉट भी एज इट इज लिख देंगे। ID की वैल्यू होती है, वो हो जाता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई अपॉन डी टी, और ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, मैग्नेटिक फील्ड वाला फ्लक्स नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? यहाँ पर इसका कुछ एरिया है, एरिया को आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाने वाला है। तो मैं लिख दूंगा फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसकी वैल्यू आ जाती है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई, जिसको मैं लिख सकता हूँ ई की वैल्यू कितनी है? के टी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर के टी स्क्वायर। ठीक, जैसे ही ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, देखो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है एट एनी गिवन रेडियस आर, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, खाली टाइम के साथ टाइम में ही चेंज हो रहा है। तो डी ऑफ टी स्क्वायर अपॉन डी टी मेरे पास आ जाएगा, ये सारी चीज़ें बाहर निकल आएंगी। देखो मेरे पास क्या आ जाता है? बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर के इंटू डी ऑफ टी स्क्वायर अपॉन डी टी। यहाँ पर देखो पाई से पाई कट गया, आर से एक आर यहाँ पर हमें कट जाएगा, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है? इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो यह आ जाता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2t, और यहाँ पर आपको एक 2 भी इस तरीके से कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाती है b इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के आर टी, एक आर भी आ जाएगा ना यहाँ से, ये वाला आर तो हमारा छूट ही गया था इस तरीके से। तो अब ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं? यहाँ पर देखो सवाल पूछा जा सकता है कि आर के साथ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन बताओ, तो भाई देखो हमें लीनियर वेरिएशन देखने को मिल रहा है। समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन वो भी पूछा जा सकता है ना। इस तरीके से आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए भाई मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से निकाल सकता हूँ अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। अगर आपको यहाँ पर चार्ज दिया होता कि यहाँ पर चार्ज इस तरीके से डिपॉजिट होता जा रहा है, Q इज इक्वल टू के टी क्यूब, अगर ऐसा होता
तो आप वहाँ से पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? Q इज इक्वल टू सी वी होता है आपके पास, तो V भी आपके पास टाइम के क्यूब का फंक्शन आ जाता। V टाइम के क्यूब का फंक्शन आ जाता, तो V को आप क्या लिख दोगे? V को आप लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स D। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता चलता है कि टाइम के क्यूब का फंक्शन है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है, आपको समझ में आना चाहिए इसमें करना क्या है। सी वाटर एट ए फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज हैज परमिटिविटी इतनी एंड रेजिस्टिविटी इतनी। Imagine a parallel plate capacitor is immersed in seawater and is driven by alternating voltage source itna. Then the conduction current density becomes 10 raised to power x times the displacement current density after time t is equal to 1 by 800 second. The value of x is, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज भी दी हुई हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा। पहले तो फील करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस तरीके से कैपेसिटर है जो सी वाटर में लगाया हुआ है और इसको हमने अप्लाई कर दिया है किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से, इसको हम ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वोल्टेज दिया हुआ है इस तरीके से। इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। अब देखो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इस समुद्र के पानी की कुछ रेजिस्टिविटी हमें दी हुई है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ तो हमारे पास करंट होगा कंडक्शन के कारण, और कुछ हमारे पास यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारे पास कुछ IC आएगा, कुछ हमारे पास ID आएगा, IC एंड ID। आपको दोनों की कैलकुलेशन करनी है। IC कैसे करोगे? V इज इक्वल टू IR कर लोगे। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको पहले तो पोटेंशियल पता करना पड़ेगा कि कितना है, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पोटेंशियल पता चल जाएगा तो उससे आप IC की वैल्यू निकाल पाओगे। डिस्प्लेसमेंट करंट में हमारे पास dV अपॉन dt, हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फिर से टाइम की यही वैल्यू रखोगे तो अब ID निकाल पाओगे और फिर दोनों को कंपेयर करोगे। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 6। सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा सवाल है तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखते चलना क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो मैं v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t की वैल्यू रख देता हूँ। उसकी वैल्यू आ जाती है v0 इंटू साइन ऑफ, हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 900, तो यहाँ पे 900 इंटू 2 पाई कर दोगे तो हो जाएगा 1800 पाई टी। तो यह आ जाता है 1800 पाई टाइम्स टी। ऑलराइट, अब इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे पोटेंशियल पता करना है, तो v की जो वैल्यू है उसमें देखो यहाँ पर आ जाएगा v0 साइन ऑफ 1800 पाई, टाइम की जगह मैं ये वाला सेकंड रख दूंगा तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 800। इस तरीके से देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाते हैं, ये मेरे पास आ जाता है 9 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू v0 साइन ऑफ, हमारे पास कितना जाता है 9 पाई बाई 4। 9 पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 4। करेक्ट, तो अब ये 2 पाई को भी आप इग्नोर कर दो क्योंकि तो साइक्लिक हमारे पास इस तरीके से प्रोसेस आने वाला है। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ से मेरे पास आ जाती है v इज इक्वल टू v0 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, साइन 45 डिग्री। तो उसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास v0 डिवाइडेड बाई √2। ठीक, मेरे पास इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या मैं यहाँ पर करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ? मेरे पास कंडक्शन करंट की जो वैल्यू आ जाएगी, कंडक्शन करंट की वैल्यू आ जाएगी v डिवाइडेड बाय r। v की वैल्यू मेरे पास है v0 डिवाइडेड बाय √2। डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं लिखूंगा रो l बाय a, है ना। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे रो। इसकी लेंथ कितनी है? हमारे पास इसकी जो लेंथ होती है ये वाली लेंथ यूज होगी, इसको हम लिखते हैं d। तो रो d डिवाइडेड बाई a आता है। यहाँ से कंडक्शन करंट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है मेरे पास v0। अच्छा, कंडक्शन करंट नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखो ये 1 डिवाइडेड बाई एरिया है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो मेरे पास आ जाता है कंडक्शन करंट पर यूनिट एरिया, जो कि हमारी कंडक्शन करंट की डेंसिटी JC बन जाएगी। ठीक है, विल बी इक्वल टू, यहाँ से एरिया दूसरी तरफ चला गया है, v0 अपॉन √2 रो डी वैल्यू आ जाती है v0 अपॉन √2 इंटू डेंसिटी इंटू डी। ठीक, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की।
डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है वो जाती है एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ फाई ई अपॉन डी टी। अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन होता है। अगर हम किसी मीडियम में हैं तो हमें उस मीडियम की एप्सिलॉन की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, जो हमारे पास 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आ रही है। तो इसकी वैल्यू आ जाती है पहली बात तो 80 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। डी ऑफ फाई ई अपॉन डी टी, ये फाई ई की वैल्यू कितनी है? फाई ई होता है हमारे पास एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सारी की सारी चीज़ें फिर से लिख रहा हूँ। फाई की वैल्यू होती है एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वी डिवाइडेड बाई डी। तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाती है ए वी डिवाइडेड बाई डी, और यहाँ पर हमारे पास ए बाई डी की वैल्यू तो कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के लिए। पोटेंशियल जरूर चेंज हो रहा है समय के साथ। कैसे चेंज हो रहा है? यहाँ पर देखो हमें फंक्शन सीधे सीधे इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय फाई में से हमारे पास ए एंड डी को मैं बाहर निकाल दूंगा, वैल्यू जाती है ए डिवाइडेड बाय डी इंटू डी वी अपॉन डी टी, ठीक। अब मुझे डी वी अपॉन डी टी पता करना है एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। डी वी अपॉन डी टी का फॉर्मूला देखो, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है? डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से आ जाती है वी नॉट इंटू, साइन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा हमारे पास, वी नॉट इंटू 1800 पाई, और फिर आ जाएगा हमारे पास साइन की जगह कॉस ऑफ अंदर जो भी चीज़ थी ना, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक। ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा हमारे पास अगेन ओमेगा टी की जो वैल्यू आने वाली है वो यही आ जाएगी पाई बाई 4 के बराबर। तो अगेन इसकी वैल्यू 1/√2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू थी वही तो अंदर ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? दिस इज इक्वल टू 1800 पाई अपॉन √2 इंटू वी नॉट। यहाँ पर देखो मेरे पास एरिया को मैं अगर दूसरी तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास वैल्यू आती है आई डी डिवाइडेड बाई एरिया। ये क्या बन जाएगा मेरा? जे डी, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी। हमें करंट डेंसिटीज़ को कंपेयर करना था, जे सी मैं निकाल चुका हूँ, जे डी अब मैं निकालने पे आ गया हूँ। जे डी की वैल्यू क्या हो जाती है? आई डी डिवाइडेड बाई ए आप करोगे तो आपको मिलेगा 80 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, आ जाएगा हमारे पास 80 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या था? डी वी अपॉन डी टी, जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं इस तरीके से। उसकी वैल्यू आ जाती है 1800 पाई अपॉन √2 टाइम्स वी नॉट। हमारे पास जे सी की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास जे डी की वैल्यू आ चुकी है। हमसे क्या पूछा है? देन द कंडक्शन करंट डेंसिटी बिकम्स 10⁻⁴ टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो ये कंडक्शन वाली तो ये है, दिस डिवाइडेड बाई दिस कर देंगे तो 10⁻⁴ हमारे पास आंसर आना चाहिए। हम करते हैं यहाँ पे जे सी डिवाइडेड बाई जे डी इज इक्वल टू, देखो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वी नॉट अपॉन डी था, यहाँ पे भी वी नॉट अपॉन डी था, एज इट इज़ कट जाएगा, √2 भी एज इट इज़ कट जाएगा, है ना, √2 से √2 कट जाएगा। जे सी हमारे पास ऊपर है तो 1/ρ आ जाएगा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई रो। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है? डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 80 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1800 पाई। अब यहाँ पर हमारे पास देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर ये दे दी गई है, स्मार्टली हमें वैल्यू दे दी गई है। तो इससे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है डिनोमिनेटर में, 80 में से 4 ले लेंगे और यहाँ से पाई ले लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है, दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन बन जाएगा 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचता है? 1800 बचेगा, और इसमें से हमने 4 निकाल दिया था तो कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। 1800 इंटू 20 वो बन जाएगा हमारा 36000। साथ में हमारे पास रेजिस्टिविटी भी है, तो इसको 1/ρ, रो नीचे आने वाली है डिनोमिनेटर में। अच्छा रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है? 0.25 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास माइक्रोमीटर नहीं होगी यार, ये गलत कैसे? ये दिस इज नॉट माइक्रोमीटर, दिस इज ओम मीटर, है ना, 0.25 ओम मीटर। तो बेसिकली वो 1/4 है। डिनोमिनेटर में 1/4 आपको लिखना है, तो बेसिकली वो यहाँ पे चलो लिख ही देते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सारे के सारे ये 9 से ये कट जाता है, 4 टाइम्स 4 से 4 कट जाता है, और हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है ना, दिस टर्न्स आउट टू बी, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶। और यहाँ पर हमें वो 10⁻x पता करना था, इससे पता चल जाता है x की वैल्यू हमारे पास 6 आती है।
तो थोड़ा लेंदी ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, आई होप। सबसे पहले हमने v के फंक्शन के हिसाब से v निकाल लिया, किसी टाइम पे v की वैल्यू कितनी थी, पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई, तो उसके हिसाब से मेरे को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का कंडक्शन करंट पता चल गया, इस तरीके से v/r करके। और यहाँ पे हमने एरिया से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इसी को रीअरेंज कर दिया, तो मेरे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू आ गई। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट की भी डेंसिटी आ गई, दोनों को फिर हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 10⁻⁶ का फैक्टर आ जाता है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक्चुअली छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कलरफुल तरीके से कवर कर लिया है। बहुत सारे प्रीवियस क्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देखा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सारे के सारे वीडियोस देखना। और साथ में आप नोट्स की कलरफुल PDF को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखो। और मेरे व्लॉग्स को भी देख ही लो यार, तो क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। तो हम मिलेंगे अब कंप्लीट कोर्स में, या फिर आप मेरे व्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी मिलते हैं।